नमस्कार दोस्तों, मैं अनुरंग सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय का अध्याय 2, जिसका नाम है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। और आज के भाग में हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले भागों में हमने, इससे जो चौथा भाग पढ़ रहे हैं, इससे पहले के भागों में हमने बात की थी मौर्य साम्राज्य के तमाम तरह के जितने टॉपिक थे सब हमने पढ़ लिए थे। हमने बात की थी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, हमने बात की थी सम्राट अशोक के बारे में, सम्राट बिंदुसार के बारे में बात की थी। इसके अलावा हमने अशोक के धम्म के बारे में भी चर्चा की थी और हमने बात की थी मौर्य प्रशासन के बारे में। तो तमाम जितना तरह का मौर्य प्रशासन के ऊपर हमने सब कुछ पढ़ लिया, डिटेल से अध्ययन किया। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि हम प्रश्नों को सोल्व कर पाएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? सबसे आसान प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपके पास ऑप्शंस हैं, चाणक्य, बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। तो उत्तर क्या है इसका? उत्तर है इसका चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री और अपने सलाहकार, अपने मित्र चाणक्य की सहायता से भारत में पहला अखिल भारतीय साम्राज्य, या फिर यूं कहें कि भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। और हमने पूरी डिटेल से देखा था कि इसकी पूरी कहानी, इसकी फर्स्ट से लेकर अर्थ तक की पूरी जो कहानी है, उसका कितना शानदार अध्ययन हमने किया था। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यूनानी लेखकों ने किस शासक को अमित्रोकेडीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि यूनानी लेखकों ने किस शासक को अमित्रोकेडीज के नाम से संबोधित किया है। और हमारे पास ऑप्शंस हैं, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अजातशत्रु। तो इसका उत्तर क्या होगा, देख लेते हैं। इसका उत्तर है बिंदुसार। तो यूनानी जो लेखक थे उन्होंने अमित्रोकेडीज नाम से किसे संबोधित किया था? सम्राट बिंदुसार, जो कि किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। उन्हें अमित्रोकेडीज नाम से संबोधित किया है। और दोस्तों, यही इनकी सबसे बड़ी संबोधन, इनकी सबसे बड़ी उपाधि मानी जाती है इतिहास में, अमित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो बिंदुसार के बारे में अमित्रोकेडीज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था? आपको पता है दोस्तों कि 4 बौद्ध संगीतियां का आयोजन किया गया भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास में देखते हैं तो 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है। उनमें से ये प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट अशोक ने करवाया था। ऑप्शंस हैं, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट अशोक ने करवाया था? तो उत्तर है इसका तीसरी। तो अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था? अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। हम देख लेते हैं एक बार बाकी जो 3 बौद्ध संगीतियां, उनके बारे में देख लेते हैं। जो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, अजातशत्रु के समय हुआ था। इसका आयोजन किसके समय हुआ था? अजातशत्रु। और कहाँ हुआ था ये? राजगृह में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में। जो पहली बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन अजातशत्रु ने कराया था, और वो कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा था कालाशोक। कालाशोक नामक शासक था, उसने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ कराया था? वैशाली में। तो कालाशोक ने कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था? दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था, और उसने कहाँ कराया था? वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। और तीसरी बौद्ध संगीति, जैसे हम देख चुके हैं, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट अशोक ने करवाया था, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था सम्राट कनिष्क ने। कुषाण शासक थे कनिष्क, उन्होंने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। उन्होंने कहाँ करवाया था? उन्होंने कश्मीर के कुंडलवन नामक एक जगह है, वहां पर इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। एक बात और ध्यान रखें कि सम्राट अशोक ने जिस तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। इसके अध्यक्ष थे। इससे हमें ये पता चलता है, तीसरी बौद्ध संगीति का जब अशोक ने आयोजन कराया तो इस बात का पता चलता है कि सम्राट अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को, उनका जो व्यक्तिगत धर्म था वो बौद्ध धर्म था। हालांकि उन्होंने धर्म की अवधारणा भी उन्होंने दी थी, लेकिन उनका जो व्यक्तिगत धर्म है वो क्या है? बौद्ध धर्म है उसका, क्योंकि इन्होंने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया, इस बात से पता चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। बार बार जब भी हम प्रश्नों के अभ्यास करते हैं तो हम हमेशा ये इस तरह का प्रश्न जरूर लेते हैं, क्योंकि इस एक प्रश्न में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके एक साथ कई प्रश्नों के उत्तर इसमें शामिल हैं। तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इस तरफ आपको प्रांत दिए गए हैं और इस तरफ उनकी राजधानियां दी गई है। आपको पता है कि जो मौर्य साम्राज्य था वो मुख्य रूप से 5 प्रांतों में विभक्त था, और उन प्रांतों के इधर नाम दिए गए हैं और इधर राजधानी। तो पहला देखते हैं, उत्तरापथ है, दूसरा दक्षिणापथ है, मध्य प्रांत, कलिंग प्रांत और फिर है अवंतीपथ। इधर राजधानियां दी गई, हालांकि सुमेलित नहीं है, आपको सुमेलित करके बताना होता है। उज्जैनी है, पाटलिपुत्र है, तोसली, सुवर्णगिरी, तक्षशिला, ये राजधानियां दी गई है। तो आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें अगर उत्तरापथ की, जो उत्तरापथ है वो भारत के उत्तर में होता है, तो उत्तरापथ की राजधानी क्या है? उत्तरापथ की राजधानी है तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला है। दूसरी बात करें दक्षिणापथ की बात करें तो दक्षिणापथ की राजधानी क्या होगी? इसकी राजधानी है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी जो दक्षिण में है, कर्नाटक के अंदर। फिर बात करें मध्य प्रांत, मध्य प्रांत या प्राची देश भी कहते हैं, इसे प्राची देश या मध्य प्रांत भी कहते हैं। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसके बाद है कलिंग प्रांत। तो कलिंग की राजधानी क्या थी? आपको पता है सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतकर मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित किया था, तो इसकी राजधानी क्या है? तोसली है, और ये आजकल उड़ीसा में पड़ता है, वर्तमान में उड़ीसा में है ये कलिंग प्रांत। अब बचा अवंतीपथ। तो अवंतीपथ की राजधानी क्या हो गई? उज्जैनी। उज्जैनी इसकी राजधानी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजधानियों का सुमेलित हमने कर लिया। सही इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। और एक चीज़ मैं हमेशा बार बार बताता हूं कि जब भी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इन्हें इस तरह से मिलान ना करें कि इस तरह से आप मिला रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी। आपको जब इसका उत्तर लिखना है, अगर आपको ऑप्शंस वाइज पूछा जाता है तो आप ऐसा डी ऑप्शन देकर उत्तर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह से ऑप्शन देकर नहीं पूछा जाए, विकल्प देकर अगर आपको प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो आप कोशिश क्या करेंगे कि इनके सामने इनकी राजधानियां लिखेंगे। जैसे उत्तरापथ की अगर राजधानी पूछी तो उसके उत्तरापथ की राजधानी क्या है? तक्षशिला, तो उसके सामने उसका नाम लिखना उत्तर के रूप में। इस तरह से अगर करेंगे तो उत्तर आपका गलत हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों की। अति लघुतरात्मक प्रश्नों में सबसे पहले देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है अशोक ने कौन कौन से नगरों की स्थापना की? देखते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर है इसका अशोक ने 2 नगरों की स्थापना की थी, पता है आपको, एक तो श्रीनगर और दूसरा है ललित पत्तन। श्रीनगर जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है और ललित पत्तन जो नगर है वो नेपाल में है। तो अशोक ने 2 नगरों की स्थापना की थी, श्रीनगर और ललित पत्तन। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न। इसके बाद बात करें, दूसरा प्रश्न है अति लघुतरात्मक में, चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के बीच युद्ध कब हुआ? आपको पता है इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय युद्ध आप कह सकते हैं, भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। और इसके बाद जो मौर्य साम्राज्य था भारत की सीमाओं से बाहर तक भी फैल गया था, अफगानिस्तान तक फैल गया था, आपको पता है। तो ये चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध कब हुआ, कौन से साल में हुआ, देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है 305 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था वो 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। और इसका परिणाम क्या निकला था? इस युद्ध में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। इस बात की जानकारी हमें समसामयिक कई स्रोत बताते हैं इस बारे में, यहाँ तक कि यूनानी स्रोत और भारतीय जो स्रोत हैं इस बात की जानकारी देते हैं कि इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। और इसका एक परिणाम ये निकला कि जो सेल्यूकस थे उन्होंने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। और इसके अलावा उनके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे। तो इस युद्ध की बात करें तो ये युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था और ये युद्ध चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुआ था और भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय युद्ध इसे हम कह सकते हैं। इसके बाद बात करें तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है बिंदुसार के समय विद्रोह कहाँ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार हमने इस बारे में चर्चा की थी। बिंदुसार के समय विद्रोह कहाँ हुआ था? आपको पता है बिंदुसार किसके पुत्र हैं? बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं और उनके समय विद्रोह कहाँ हुए थे, देख लेते हैं। तो सम्राट बिंदुसार के समय विद्रोह हुए थे तक्षशिला में। तक्षशिला में विद्रोह हुए थे, इस बात का पता है आपको। लेकिन इस विद्रोह को किसने दबाया था? तो जब बिंदुसार ने जब विद्रोह हुआ तक्षशिला में, ऐसा बोलते हैं कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। एक तो वहाँ की स्थानीय जनता ने विद्रोह किया था और एक विद्रोह जो था वो राज दरबार का कोई षड्यंत्र था। तो इन विद्रोह को दबाने के लिए पहले तो बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा था। सुसीम जो थे बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र थे। हमें पता है कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे, तो उनमें सबसे बड़े जो पुत्र थे कौन थे? सुसीम थे। तो उनको पहले इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो इस विद्रोह को दबाने में असफल हुए थे। तो इसके बाद किसे भेजा गया विद्रोह दबाने के लिए? उसके बाद अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था और अशोक ने सफलतापूर्वक इन विद्रोह को दबा दिया था। तो दूसरे कौन है? अशोक।
तो आपको 3 बातें याद रखनी है कि ये विद्रोह किसके समय, बिंदुसार के समय हुए, कहाँ हुए, तक्षशिला में हुए, और इस विद्रोह को किसे दबाने के लिए किसे भेजा गया। एक पहले तो सुसीम को भेजा गया, वो असफल हो गए, लेकिन बाद में सम्राट अशोक को भेजा गया, जिन्होंने सफलतापूर्वक विद्रोह का दमन कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें उपदा परीक्षण क्या है। ये मौर्य प्रशासन के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि उपदा परीक्षण क्या है। अगर आपसे अलग से स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछा जाए, अभी तो हम लोग मौर्य प्रशासन की बात कर चुके हैं या मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए, लेकिन अलग से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको जरूर इसलिए लिखा जाएगा कि मौर्य प्रशासन में उपदा परीक्षण क्या था या क्या है। देख लेते हैं इसका उत्तर। उपदा परीक्षण की बात करें तो ये क्या था, ये मौर्यकालीन अधिकारियों हेतु एक नियुक्ति प्रक्रिया थी। जैसा हमने देखा था जब हमने मौर्य प्रशासन पढ़ा था, तो हमने इस बात का अध्ययन किया था कि जो वहाँ के कर्मचारी थे और जो अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती थी। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं उपदा परीक्षण। समझ गए। तो एक तरह से योग्यता के आधार पर उस समय कर्मचारियों का और अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिसे उपदा परीक्षण नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में आए विदेशी राजदूतों के नाम लिखिए। दोस्तों आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे, मेगस्थनीज आए थे, जिन्होंने इंडिका लिखी थी। लेकिन बिंदुसार के दरबार में भी उन संबंधों को बनाए रखा गया जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो संबंध स्थापित किए गए थे विदेशों के साथ, उन संबंधों को सम्राट बिंदुसार ने भी बनाए रखा और उनके दरबार में भी कई राजदूत आए थे। उनमें से उन राजदूतों के आपको यहाँ नाम बताने हैं। आइए देख लेते हैं इसका उत्तर। बिंदुसार के दरबार में आए कौन कौन से राजदूत दरबार में आए थे, तो डाइमेकस आए थे और एक आए थे डायनोसियस। तो 2 राजदूत बिंदुसार के दरबार में आए थे, डाइमेकस और डायनोसियस। डाइमेकस की तो हमें पूरी जानकारी है कि मेगस्थनीज के बाद आने वाले ये पहले राजदूत थे। इसके अलावा डायनोसियस जो हैं, वो इतिहासकार इस बात को लेकर उनमें मतभेद है कि ये डायनोसियस जो थे क्या वो अशोक के दरबार में आए थे या बिंदुसार के दरबार में आए थे। लेकिन हम क्योंकि दोनों ही मान के चलते हैं, हो सकता है कि डायनोसियस जो थे वो कुछ समय तक बिंदुसार के दरबार में रहे हों और बाद में अशोक जब सम्राट बन गए तो उनके दरबार में भी ये रहे हों। तो ये 2 हैं, आपको याद रखने, डाइमेकस और डायनोसियस। डाइमेकस जो थे वो सीरिया के राजदूत थे। सीरिया, एंटियोकस प्रथम, सीरिया के जो सम्राट थे एंटियोकस प्रथम, उन्होंने ये डाइमेकस नाम का राजदूत भेजा था। जबकि डायनोसियस जो थे वो मिस्र के शासक फिलाडेल्फस द्वितीय के समय भारत आए थे। तो ये 2 राजदूत हैं, डाइमेकस और डायनोसियस। अब हम बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। लघुत्तरात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण के क्या कारण थे। अशोक ने आखिर कलिंग पर आक्रमण क्यों किया। हम जानते हैं कि सम्राट अशोक के जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है कलिंग आक्रमण, और इसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। लेकिन आखिर किन कारणों से सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, आइए देखते हैं इसका उत्तर। अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण के क्या कारण थे, इसके 3 प्रमुख कारण यहाँ बताए गए हैं आपको। एक तो है कि व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। हमने पहले चर्चा की थी कि जो कलिंग था, जो आज की उड़ीसा में, अगर आप उसकी स्थिति देखेंगे, ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ अगर इस तरह से हम स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर कहीं क्या है, कलिंग है। यहाँ जो कलिंग की स्थिति है दोस्तों, वो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और मौर्य साम्राज्य में इस तरह का एक स्वतंत्र राज्य होना एक बहुत ही अलग बात। जैसे कलिंग, यहाँ जो कलिंग है, तो यहाँ ये 2 तरह के रास्ते, यहाँ एक समुद्र मार्ग और एक जो स्थल मार्ग, दक्षिण को जाने वाले समुद्र मार्ग और स्थल मार्ग दोनों ही उड़ीसा यानी कलिंग से होकर गुजरते थे। और इस तरह के महत्वपूर्ण प्रांत पर अधिकार करना बहुत ही जरूरी हो गया था। इसीलिए एक तो पहला कारण क्या है, इसमें व्यापारिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण था। तो दक्षिण भारत जाने वाले दोनों मार्ग इस पे स्थित थे। इसीलिए इसके अलावा विदेशों से अगर आपको व्यापार करना है तो यहाँ के जो बंदरगाह थे उनके माध्यम से विदेशों में व्यापार किया जाता था। तो इसके लिए इस पर अधिकार करना जरूरी था। तो विदेशी व्यापार के लिए और एक व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कलिंग था, इसीलिए इस पर अधिकार करना जरूरी हो गया था। तीसरी बात जो है वो है हाथियों हेतु प्रसिद्ध था। जो कलिंग था, यहाँ के जो हाथी थे बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। आज भी उड़ीसा में काफ़ी हद तक हाथी काफ़ी होते हैं। तो हाथियों के लिए कलिंग जो था, कलिंग राज्य था, काफ़ी प्रसिद्ध था। तो इस हाथियों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की जो सेनाएं थी या प्राचीन भारत की जितनी सेनाएं हैं उनमें हस्ती सेना जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हाथियों को प्राप्त करने के लिए शायद कलिंग पर आक्रमण करने का एक अन्य कारण भी रहा होगा। एक बात और याद रखें कि कलिंग पर आक्रमण की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा, खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे हमें पता चलता है कि उस समय नंदराज नामक एक राजा कलिंग पर शासन करते थे। नंदराज,
तो इस अभिलेख के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कलिंग युद्ध से लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। और इस युद्ध का महत्व भी अगर हम देख लेते हैं तो इस युद्ध का महत्व इस बात को लेकर है कि इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध की नीति का त्याग कर दिया और हमेशा के लिए धम्म की नीति का अनुसरण किया। दिग्विजय की नीति उन्होंने हमेशा के लिए त्याग दी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब बात करें दूसरे प्रश्न की, तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। यानी वो कौन कौन से ऐतिहासिक, वो कौन कौन से पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देख लेते हैं इसका उत्तर। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है इस बात को लेकर, खासकर वो चाणक्य और धनानंद के मंत्री राक्षस, ये जो इसमें राक्षस नाम है उन्हीं को लेकर रखा गया। धनानंद के एक मंत्री हुआ करते थे राक्षस, जो बहुत ही योग्य मंत्री थे। और तो राक्षस, धनानंद के मंत्री राक्षस और चाणक्य के बीच जो राजनीतिक चालें खेली गई उस पर बहुत ही शानदार ग्रंथ, ये नाटक लिखा गया मुद्रा राक्षस। इसके अलावा दूसरा ग्रंथ है इसके लिए मेगस्थनीज, जो मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी देता है, जो इंडिका जिनकी प्रमुख पुस्तक है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ हैं कुछ जो हमें मौर्यकालीन समाज राजनीति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, धर्म के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। उसमें है दीपवंश और महावंश, जो प्रसिद्ध सिंहली अनुश्रुतियाँ हैं। इसके अलावा तारानाथ की जो वृत्तांत हैं, इनमें बहुत ही मिथकीय ढंग से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा मिलिंद पन्हो, जिन्हें मिलिंद के प्रश्न भी हम कहते हैं, नागसेन द्वारा लिखित ग्रंथ है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ जैन ग्रंथ भी हैं, वो भी हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। उनमें कल्पसूत्र एक प्रमुख है, कल्पसूत्र जो कि भद्रबाहु ने लिखा, और भद्रबाहु जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और उन्हीं के प्रभाव में आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था, इस बात का हमें पता है। इसके अलावा परिशिष्ट पर्वन, जो कि जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, उससे भी हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, जो कि किसने लिखा है, जिसकी रचना हेमचंद्र ने की है। इसके अलावा विष्णु पुराण से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा धुंडीराज जो है, उन्होंने मुद्रा राक्षस पे एक टीका लिखी है, उसमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा बात करें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सभी जानते, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें भी मौर्यकालीन राजव्यवस्था के बारे में विशेषकर हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा क्षेमेंद्र का जो वृहत कथा मंजरी है, कथाओं का संग्रह है, उसमें भी मौर्यकालीन समाज को आधार बनाकर काफ़ी कथाएँ लिखी गई है। इसके अलावा दो तमिल ग्रंथ हैं, अहनामूर और मुरनानूर, ये दोनों ही ग्रंथ हमें मौर्य साम्राज्य के दक्षिण अभियानों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। दक्षिण भारत पर जो अभियान किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बारे में जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन है, अहनामूर और मुरनानूर, ये दो तमिल ग्रंथ याद रखें इनके बारे में आप। इसके अलावा जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेखों में हम बार बार बता चुके हैं कि अशोक के जो अभिलेख थे तीन तरीके के थे, गुहालेख थे, स्तंभ लेख थे और शिलालेख जो थे, उनसे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। विशेषकर सम्राट अशोक के बारे में हमें जानकारी इसमें मिलती है। इसके अलावा रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि गुजरात में है, उससे भी हमें सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो अभिलेख है, ये सुदर्शन झील के किनारे लिखा गया है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अब बात करते हैं अशोक के प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डालिए। हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था, उसमें अशोक जब सम्राट बनते हैं तो उसमें काफ़ी सुधार करते हैं, वो काफ़ी परिवर्तन उसमें लेके आते हैं। तो अशोक ने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए थे मौर्य प्रशासन में, देखते हैं इसका उत्तर क्या है। देखिए, जो अशोक जो थे, उनका जो प्रशासन था वो पूरी तरह से लोक कल्याण पर आधारित था, वो जनता के कल्याण पर आधारित था और उसी को केंद्र बनाकर उन्होंने पूरा प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया था। और वैसे मूल रूप से जो ढांचा, मौर्य प्रशासन का जो ढांचा था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय तैयार हो चुका था। इसमें सम्राट अशोक ने इसके अलावा 3 अधिकारियों की नियुक्ति की थी। एक तो राजुक, युक्त और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी उन्होंने, जो कि मुख्य रूप से राजुक जो हुआ करते थे वो न्याय का काम किया करते थे, युक्त जो थे वो भूमि का काम किया करते थे, और जो प्रादेशिक हुआ करते थे वो लेखा कार्य करने का कार्य किया करते थे। इसके अलावा उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। अशोक ने अपने शासन के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। और ये किस लिए ये नियुक्ति की थी उन्होंने, ताकि सभी समुदायों के बीच सामंजस्य बना रहे, सभी समुदायों के बीच आपसी सहिष्णुता बनी रहे, इसके लिए उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। याद रखिए, अपने शासन के 13वें वर्ष में उन्होंने इनकी नियुक्ति की थी। और जब अशोक ने धम्म स्वीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म को प्रचार कर रहे थे या फिर अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने इन धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। इसके अलावा अशोक ने एक और बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी की नियुक्ति की थी, वो है प्रतिवेदक। प्रतिवेदकों की नियुक्ति अशोक ने क्यों की थी, ताकि वो जनता की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, ताकि उन्हें हर पल जनता की समस्याओं के बारे में बताया जाए, इसीलिए उन्होंने प्रतिवेदकों की नियुक्ति उन्होंने की थी, जिसका उल्लेख वो छठे शिलालेख में करते हैं। अब बात करें, इसके अलावा उन्होंने जो दंड विधान था उसमें काफ़ी व्यापक संशोधन दंड विधान में उन्होंने किए थे और उसे बहुत ही सरल और उदार बना दिया था। इसके अलावा उन्होंने राजकों की नियुक्ति की।
राजूक जो अधिकारी थे वो न्यायिक कार्य किया करते थे, उनकी नियुक्ति की ताकि जनता को समय पर न्याय मिल सके। इसके अलावा उन्होंने अमानवीय यातनाओं को समाप्त कर दिया था और मृत्युदंड के लिए भी उन्होंने 3 दिवस के लिए छूट प्रदान की थी, ताकि जिस अपराधी को मृत्युदंड मिला है उसे 3 दिन के लिए पश्चाताप करने का मौका दिया जा सके। इसके अलावा उन्होंने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा लोक कल्याण के उन्होंने अपने लोक कल्याण को प्रशासन का प्रमुख आधार बनाया था। इसके लिए उन्होंने चिकित्सालय खुलवाए, कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाई, वृक्षारोपण करवाए, ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया, इस तरह की चीज़ें उन्होंने की थी। इसके अलावा उन्होंने धम्म की नीति द्वारा प्रजा, राजा और नौकरशाही हेतु एक आचार संहिता का निर्माण किया, जिसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य किया था उन्होंने। इसके अलावा विदेश नीति की बात करें तो विदेश नीति के अंतर्गत उन्होंने विदेश नीति को बहुत ही समसामयिक बनाया था और इसके अलावा उन्होंने विदेश नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत सह अस्तित्व के सिद्धांत को अपनाया, यानी दूसरों की संप्रभुता की उतनी ही आप रक्षा करें और खुद की संप्रभुता की आप रक्षा करें, लेकिन दूसरों की संप्रभुता की भी बात आपको माननी होगी। इस प्रकार उन्होंने विदेश नीति को समसामयिक बनाया और सह अस्तित्व पर आधारित सिद्धांत बने, जो आज भी हमारी विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य हुए युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध, जिसके बारे में छोटा प्रश्न हमने पहले भी देखा था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपको पता है कि ये युद्ध कब हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, जिसने मौर्य साम्राज्य की जो सीमाएं थी भारत से बाहर भी फैला दी थी। उत्तर देख लेते हैं इसका। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, 305 ईसा पूर्व। और कारण क्या था इस युद्ध का? दोस्तों, कारण इसका यह था कि सेल्यूकस किसका सेनापति था? ये सिकंदर महान, सिकंदर का सेनापति था। तो ये इस बात को मानता था कि जो पंजाब और सिंध के जो प्रांत है, जहाँ पहले कभी सिकंदर का अधिकार हुआ करता था, उन पर वो पुनः अधिकार करना चाहता था, क्योंकि इस पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो चुका था। तो इन पर पुनः अधिकार करने के लिए सेल्यूकस ने सम्राट चंद्रगुप्त के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था। तो ये इसका प्रमुख कारण था। पंजाब और सिंध पर अधिकार करने की जो इच्छा थी सेल्यूकस की, ये इस युद्ध का प्रमुख कारण था। अब इस युद्ध के परिणाम क्या निकले? हम देखते हैं कि इस युद्ध में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है और इस बात की पुष्टि तमाम जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, वो इस समसामयिक ऐतिहासिक स्रोत है, उस बात की पुष्टि करते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की इस युद्ध में विजय हुई थी। इसके क्या परिणाम निकले, देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि इस युद्ध ने सम्राट चंद्रगुप्त को इतिहास में विशेष ख्याति प्रदान की, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध था और एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को जीतने से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहास में बहुत अधिक ख्याति प्राप्त हुई थी। इसके अलावा इस युद्ध के बाद दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। दोनों के बीच वैवाहिक संबंध हुए, इस बात की जानकारी तमाम स्रोतों से हमें मिलती है और इस बात का पता चलता है कि जो सेल्यूकस थे, उन्होंने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। और इसके अलावा दोनों के बीच कूटनीतिक, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ही दोनों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए और पहली बार भारत और यूनान के बीच कूटनीतिक संबंधों की नींव पड़ी, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी यानी बिंदुसार और अशोक ने भी आगे कायम रखा था। और इसी के चलते जो मेगस्थनीज थे, वो यूनानी राजदूत मेगस्थनीज पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए और उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, इंडिका। इसके अलावा बात करें इसके परिणाम पर, तो मौर्य साम्राज्य की जो सीमाएं थी, इस युद्ध के पश्चात जो मौर्य साम्राज्य की सीमाएं थी, वो उत्तर पश्चिम में ईरान तक पहुंच गई थी और इसके चलते काबुल, कंधार, मकरान तथा हेरात के प्रदेश मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे। अब बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की। देखिए, सबसे पहले लेते हैं अशोक के धम्म पर लेख लिखिए। पहला प्रश्न है अशोक के धम्म पर लेख। अशोक का धम्म बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कई बार इस बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर ये 6 नंबर का, 7 नंबर का, जो भी होगा। तो ये प्रश्न बड़ा प्रश्न है, अशोक के धम्म पर लेख लिखिए। अशोक के धम्म के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी दोस्तों, लिख लेते हैं उसका उत्तर क्या है। अशोक के धम्म पर लेख लिखिए। उत्तर इतिहास दोस्तों, अशोक जो था वो अपने धम्म की वजह से सबसे उसकी प्रसिद्धि का जो मूल कारण था इतिहास में, उसकी विजय नहीं है, उसकी उपलब्धियां कुछ और नहीं है, केवल उसका जो धम्म था, जो धम्म की नीति का उसने अनुसरण किया था, अवलंबन किया था, उसी के कारण इतिहास में अशोक को सबसे महान सम्राटों की गिनती में रखा जाता है। वो न केवल भारतीय इतिहास के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय इतिहास के, विदेशी इतिहास के भी, या हम कह सकते हैं विश्व इतिहास के भी एक महान शासक माने जाते हैं और प्राचीन भारत के तो सबसे महान शासक माने ही जाते हैं। तो वो मुख्य रूप से किसकी वजह से जाने जाते हैं? वो मुख्य रूप से अपने धम्म की नीति के कारण इतिहास में प्रसिद्ध हैं। अब हम देखते हैं कि धम्म क्या था, आखिर अशोक का जो धम्म था वो क्या था। अशोक का जो धम्म था, कोई धम्म विशेष
कोई धर्म विशेष नहीं था ये, ना तो ये बौद्ध धर्म था, ना ये हिंदू धर्म था, ना जैन धर्म था, ये कोई धर्म विशेष नहीं था, बल्कि उन्होंने एक आचार संहिता तैयार की थी जनता के लिए। तो अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए, अपने नौकरशाही के नैतिक उत्थान के लिए, राजा के नैतिक उत्थान के लिए जो उन्होंने एक आचार संहिता तैयार की थी, वही क्या है, धम्म है। तो धम्म की परिभाषा आपको याद रखनी है, अपने उत्तर में इसको जरूर शामिल करना है कि वो कोई धर्म विशेष नहीं था, बल्कि वो क्या था, वो एक आचार संहिता थी जो जनता के लिए, जनता के नैतिक उत्थान के लिए तैयार की गई थी। और अशोक इसका उल्लेख किस अभिलेख में करते हैं, अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक इस बात का उल्लेख करते हैं और ये प्रश्न पूछते हैं पहले कि धम्म क्या है, फिर उसके बाद उसका जवाब भी वो देते हैं कि धम्म आखिर क्या है। इसके बाद धम्म के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को भी आपको अपने उत्तर में शामिल करना है। जब आप बता दें कि धम्म क्या था, कि धर्म एक आचार संहिता थी, तो उसके बाद हमें शामिल करना है इसमें धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत थे वो कौन कौन से थे। सबसे ये 5 सिद्धांत आपको अपने उत्तर में शामिल करने हैं। एक तो सहिष्णुता, दूसरा है अहिंसा, तीसरा लोक कल्याण, आडंबरहीनता, श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। तो इन 5 सिद्धांतों को आपको अपने उत्तर में शामिल करना है। एक एक करके देख लेते हैं। पहला है सहिष्णुता। सहिष्णुता जो था वो अशोक के धम्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत था और इसी पे सर्वाधिक बल दिया गया था। अशोक ने 2 तरह की सहिष्णुता की बात की थी, एक तो व्यक्तियों के बीच में सहिष्णुता और दूसरी विचारों के बीच में स्वतंत्रता। और इसका जो उल्लेख है अशोक ने कौन कौन से शिलालेखों में किया है, अशोक ने इसका उल्लेख अपने 7वें, 11वें और 12वें शिलालेख में इस धम्म की नीति का उल्लेख किया, सहिष्णुता का उल्लेख उन्होंने किया है। इसके अलावा अपने दूसरे लघु शिलालेख में भी अशोक ने सहिष्णुता के सिद्धांत का उल्लेख किया है। इसके लिए हम बात करें, दूसरा जो सिद्धांत था वो था अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है युद्ध तथा हिंसा द्वारा विजय प्राप्त करने की नीति का त्याग करना। उन्होंने प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने की बात कही, तो युद्ध और हिंसा का त्याग उन्होंने हमेशा के लिए कर दिया। किसी को विजित करने के लिए युद्ध का सहारा लेना, हिंसा का सहारा लेना उन्होंने त्याग दिया और जीव हत्या का उन्होंने विरोध किया। और इसका उल्लेख वो कौन से अभिलेख में करते हैं, शिलालेख पहले और 11वें शिलालेख में इस बात का वो उल्लेख करते हैं, अहिंसा के सिद्धांत का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा 5वें स्तंभ लेख में भी इस बात का उल्लेख करते हैं, अपने अहिंसा के सिद्धांत का उल्लेख करते हैं। बात करें धम्म के तीसरे सिद्धांत की, तो इसमें आता है लोक कल्याण। लोक कल्याण जो था अशोक की धम्म की नीति का मूल आधार था। तो आम नागरिकों के कल्याण की बात इसमें उन्होंने कही और इसका जो उल्लेख उन्होंने दूसरे शिलालेख में किया और इसके अलावा 7वें स्तंभ लेख में भी उन्होंने लोक कल्याण के सिद्धांत का उल्लेख किया है। इसके अलावा आडंबरहीनता जो था वो चौथा प्रमुख सिद्धांत था उनकी धम्म की नीति का। उसमें निरर्थक अनुष्ठान और यज्ञ पर उन्होंने रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगाने की बात इसके अंदर कही गई थी। और 5वां सिद्धांत जो है धम्म का वो है श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। इसका अर्थ है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, अच्छी अच्छी बातों का अनुसरण करना चाहिए, बड़ों का, बुजुर्गों का उन आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये है श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। तो इस प्रकार हमने देखे कि आपको अपने उत्तर में धम्म के प्रमुख सिद्धांतों को जरूर शामिल करना है। जब बड़ा निबंधात्मक प्रश्न आता है तो इनको प्रमुख रूप से शामिल करना। कई बार लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं इस तरह से कि अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत बताइए, तो इन 5 सिद्धांतों को आपको उसमें लिखना और ये भी बात लिखनी कि कौन से स्तंभ लेख में और कौन से शिलालेख में इस बात का उल्लेख किया गया है, कौन से सिद्धांत का किस में उल्लेख किया गया है। इसके बाद बात करें उनके धम्म के स्वरूप की, कि उनके धम्म का स्वरूप क्या था। स्वरूप का मतलब वो किस तरह का धर्म था। अशोक का जो धम्म था, क्या वो बौद्ध धर्म था, क्या वो जैन धर्म था, या फिर वो हिंदू धर्म था, क्या धर्म था। तो सबसे पहले बात करें फ्लीट, जो इतिहासकार फ्लीट हैं, उनका मानना था कि जो अशोक का जो धर्म है वो क्या था, वो राजधर्म है। उसका राजधर्म का मतलब राज्य का धर्म था, वो क्या था, धर्म था। तो अशोक ने राज्य के लिए जो धर्म बनाया था वो राजधर्म था। ये किसका कहना है, फ्लीट का कहना है। इसके बाद बात करें, एक और इतिहासकार हुए हैं राधा कुमुद मुखर्जी, उनका मानना था कि अशोक का जो धर्म था वो एक सार्वभौम धर्म था, किसी एक के लिए नहीं बल्कि सभी समुदायों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए जो धर्म अशोक ने बनाया था वो क्या था, वो अशोक का धर्म। इसके अलावा बात करें भंडारकर की, भंडारकर एक इतिहासकार और हुए हैं, उनका मानना है कि अशोक का जो धर्म था वो उपासक बौद्ध धर्म था, उपासक बौद्ध धर्म था, यानी बौद्ध धर्म के थोड़ा अधिक निकट था वो। इसके बाद अगर ये सब बातें देखने के बाद, 3 जो इतिहासकारों की बात देखने के बाद हम देखते हैं कि अशोक का क्या ये व्यक्तिगत धर्म था, तो लेकिन अशोक का ये व्यक्तिगत धर्म नहीं था। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वो बौद्ध धर्म था, ना कि जो धम्म की जो नीति थी उसका व्यक्तिगत धर्म था। ये अशोक का जो धर्म था वो सभी प्राणियों के, सभी सार्वभौम धर्म था, ये सभी के लिए एक आचार संहिता का पालन करना था। तो वो एक क्या था, नैतिक आचार संहिता थी, ना कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म था। अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म है वो तो क्या है, बौद्ध धर्म है। अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म क्यों है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया था, इसीलिए अशोक द्वारा तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन करना इस बात को दिखाता है कि उनकी बौद्ध धर्म में विशेष रूप से रुचि थी। लेकिन अशोक का धर्म जो था वो बौद्ध धर्म नहीं था। अब निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ तक धर्म के स्वरूप की बात है, तो जो अशोक का जो धर्म है वो एक व्यापक अवधारणा है,
वो क्या है, एक व्यापक अवधारणा, उसे हम संकुचित रूप से किसी धर्म के नज़दीक नहीं रख सकते, किसी धर्म के दायरे में नहीं बांध सकते। तो एक व्यापक अवधारणा है और ये कोई धर्म विशेष नहीं है। अब हम देखते हैं कि धम्म की नीति का क्रियान्वयन आखिर अशोक ने किस प्रकार से किया। धम्म की नीति का क्रियान्वयन करने के लिए अशोक ने बहुत ही व्यावहारिक उपाय अपनाए हैं। उन्होंने केवल सिद्धांत बना के नहीं छोड़े, बल्कि उस नीति को, धम्म की नीति को लागू करने के व्यावहारिक प्रयास भी उन्होंने किए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने स्वयं इस बात का उदाहरण प्रस्तुत किया कि वो धम्म की नीति का अनुसरण करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने युद्ध की नीति का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। युद्ध नहीं करने की शपथ उन्होंने ली। हम देखते हैं कलिंग युद्ध के बाद वो युद्ध नहीं करने की नीति का संकल्प लेते हैं। तो पहली बात उन्होंने क्रियान्वित की, खुद के ऊपर इस बात को लागू किया और युद्ध की नीति का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। दूसरी बात है, उन्होंने नौकरशाही को उत्तरदायी बनाया। इस बात के लिए उत्तरदायी बनाया कि वो धम्म के सिद्धांतों को लागू करें और स्वयं भी उनका पालन करें। इस बात के लिए नौकरशाही को उत्तरदायी बनाया। तो दूसरा महत्वपूर्ण क्रियान्वयन के लिए बिंदु लिखेंगे आप, नौकरशाही को उसके लिए उत्तरदायी बनाया। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या हम शामिल करेंगे, सार्वजनिक हित के कार्यों का उन्होंने अवलंबन किया। यानी उनकी धम्म की नीति के तहत सार्वजनिक हित, यानी लोगों के कल्याण के लिए कार्य किए जाने चाहिए, इस बात की उन्होंने बहुत जोर दिया, अवलंबन किया इस नीति का। इसके अलावा उन्होंने उपदेशों को, जो धम्म के जो उपदेश थे, उनको पाषाणों पर उत्कीर्ण करवाकर संपूर्ण साम्राज्य में उन्हें लगवा दिया। हम देखते हैं कि अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, शिलालेख और स्तंभ लेख हैं, उनके माध्यम से पूरे साम्राज्य में उन्होंने इस बात को सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने रखा कि धम्म के जो प्रमुख सिद्धांत क्या, ताकि लोग उनको ढंग से समझ सकें। इसके अलावा उन्होंने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया। अपनी धम्म की नीति को क्रियान्वित करने के लिए अशोक ने हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया। पूरे राज्य के अंदर अनावश्यक जो हिंसा होती थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा अशोक ने अपनी धम्म की नीति के लिए समान नागरिक और दंड संहिता का पालन किया। समान रूप से पूरे देश में समान नागरिक संहिता और समान दंड संहिता का उन्होंने अनुपालन करवाया। इसके अलावा उन्होंने विदेशों में धम्म आयोग तथा धम्म महामात्रों की नियुक्ति के द्वारा अपने धम्म की नीति का क्रियान्वयन किया। अब देख लेते हैं कि धम्म की नीति का मूल्यांकन, कि आखिर अशोक की जो धम्म की नीति थी वो आखिर कितनी सफल रही, इस बात की बात कर लेते हैं। तो अशोक की जो धम्म की नीति थी उसके मूल्यांकन में हम ये देख सकते हैं कि जो अशोक के धम्म के जितने सिद्धांत थे, हमने 5 सिद्धांतों की बात की, वो भारतीय संस्कृति, कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांत ही वो हमें नजर आते हैं। तो भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का समावेश अशोक ने अपने धम्म की नीति के अंतर्गत किया था। और यही कारण है कि अशोक के बाद भी जितने भी प्राचीन भारत के शासक आए या फिर उसके बाद भी शासक जो आते हैं भारतीय इतिहास में, हम देखते हैं मध्यकाल में, यहाँ तक कि अकबर की भी हम बात करते हैं तो उनके बाद के शासकों ने भी इन्हें अपनाया था। वो एक तरह से क्या थे, सार्वभौम थे, सार्वकालिक सिद्धांत थे जिन्हें कोई भी शासक अपना सकता था और परवर्ती शासकों ने अपनाया। तो इस अर्थों में क्या थी, उसकी धम्म की नीति सफल रही थी। लेकिन अशोक की धम्म की नीति उनके बाद आखिर क्यों नहीं लागू रह पाई, इसका मुख्य कारण ये माना जाता है कि उनके जो उत्तराधिकारी थे वो दुर्बल थे और इसे आसान सही ढंग से इसे लागू नहीं कर पाए थे। इसके अलावा जो उनकी नौकरशाही थी, अशोक के बाद उसमें भ्रष्टाचार आ गए थे और नौकरशाही जो थी उसमें दुर्बलता थी, भ्रष्टाचार थे। इसके कारण उनकी धम्म की नीति सही ढंग से आगे कार्य नहीं कर पाई और ऐसा देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बाद उनकी धम्म की नीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। लेकिन निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि अशोक की धम्म की जो नीति थी वो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। वो उसे हम किसी काल विशेष में बांधकर नहीं रख सकते हैं। उनके बाद के आने वाले जितने भी महापुरुष थे, महात्मा गांधी की बात करें और लोगों की बात करें, तो उन्होंने भी इस नीति को ढंग से इन्हीं सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया था। तो इस प्रकार हमने बात की अशोक के धम्म के बारे में विस्तार से। तो अगर अशोक के धम्म के प्रश्न आते हैं तो आपको इन्हीं बिंदुओं को अपने उत्तर में शामिल करना है ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए दोस्तों, आप देख लेते हैं दूसरा निबंधात्मक प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये मौर्यकालीन प्रशासन पे प्रश्न है और इसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। देख लेते हैं क्या इसका उत्तर होता है। मौर्यकालीन प्रशासन की जहाँ तक बात करें तो इसमें हम 3 स्तरों की बात करेंगे। एक तो मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत पहले तो ये देख लेते हैं कि इसके स्रोत क्या हैं। आखिर मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी हमें किन किन ऐतिहासिक स्रोतों से मिलती है। तो इसमें हम इंडिका को शामिल कर सकते हैं, जिसने मेगास्थनीज की इंडिका, अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने लिखा है। इसके अलावा अशोक के जो अभिलेख हैं उनको भी हम इसमें शामिल करेंगे और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उसका भी इसमें हम उल्लेख करेंगे। तो अपने उत्तर में इस बात का जरूर सबसे पहले उल्लेख करना है कि आखिर हमें किन किन स्रोतों से मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। तो इंडिका, अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। अब दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी है कि आखिर नियुक्ति प्रक्रिया क्या, जो अधिकारी हुआ करते थे मौर्य प्रशासन में, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया किस तरह की होती थी। तो उनकी नियुक्ति के लिए एक परीक्षण आयोजित किया जाता था, इसे बोलते हैं उपधा परीक्षण। तो नियुक्ति उपधा परीक्षण के माध्यम से होती थी, जिसके अंतर्गत उन अधिकारियों के चरित्र और उनकी योग्यता का परीक्षण किया जाता था, उनका टेस्ट किया जाता था। तो 2 बातें शामिल करनी है, एक तो स्रोत शामिल करने हैं स्टार्टिंग में आपको, फिर इसके बाद आपको नियुक्ति प्रक्रिया किस तरह की थी उसको आपको शामिल करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन को फिर उसके बाद लेंगे। केंद्रीय प्रशासन लेंगे, उसके बाद हम प्रांतीय प्रशासन लेंगे, उसके बाद हम स्थानीय प्रशासन लेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो सर्वोच्च जो भूमिका थी वो किसकी होती थी, सम्राट या राजा की सर्वोच्च भूमिका हुआ करती थी, उसकी केंद्रीय भूमिका हुआ करती थी
और उसके जो निर्णय थे, अंतिम निर्णय किसके हुआ करते थे? राजा के निर्णय अंतिम हुआ करते थे। इसके बाद एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। केंद्रीय प्रशासन में एक मंत्री परिषद हुआ करती थी जो कि राजा को सलाह और परामर्श देने का कार्य करती थी। हालांकि राजा जो था उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। और इन मंत्री परिषद के जो सदस्य थे, मंत्री थे, उनकी भी नियुक्ति का आधार क्या था? उनकी योग्यता ही उनकी नियुक्ति का आधार थी। इसके अलावा जब मंत्री परिषद की हम बात करते हैं तो हमें एक और संस्था का इसमें उल्लेख जरूर करना अपने उत्तर में, वो है मंत्रिण। मंत्रिण क्या थी? एक आंतरिक परिषद, मंत्री परिषद हुआ करती थी। इसका मतलब मंत्री परिषद जो छोटी मंत्री परिषद हुआ करती थी, जिसे आजकल हम मंत्रिमंडल कहते हैं या कैबिनेट कहते हैं, वैसे ही मौर्य साम्राज्य में भी, मौर्य प्रशासन में भी एक मंत्रिण नाम की संस्था हुआ करती थी, जिसमें 3 से 4 मंत्री हुआ करते थे। सभी मंत्रियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जो महत्वपूर्ण विभागों के जो मंत्री थे उन्हीं को इसमें शामिल किया जाता था। तो ये मंत्री परिषद। इसके बाद बात करें अधिकारी गणों की। जो शीर्षस्थ अधिकारी थे मौर्य प्रशासन में, जो शीर्षस्थ अधिकारी हुआ करते थे, उनको तीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? तीर्थ। याद रखें, इस नाम को जरूर अपने उत्तर में आप शामिल करें। और उस समय लगभग हमें 18 तीर्थों की बात हमें जानकारी मिलती है। 18 जो तीर्थ थे उनकी संख्या में देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो जितने भी तीर्थ थे, ये जो प्रमुख अधिकारी थे, शीर्षस्थ अधिकारी, ये केंद्रीय विभागों के प्रमुख हुआ करते थे। इस बात को जरूर उत्तर में शामिल करें। इसके अलावा जो इसमें कौन कौन से प्रमुख अधिकारी होते थे? कोषाध्यक्ष होता था इसमें कार्मांतिक होते थे, समाहर्ता होते थे, पुरोहित, सेनापति आदि को इसमें हम शामिल कर सकते हैं। इन नामों का उल्लेख भी आपको अपने उत्तर में करना है। इसके अलावा अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है चाणक्य का, वो भी हमें बताता है कि 26 प्रकार के अध्यक्षों के बारे में हमें वो जानकारी देता है। और ये जो अधिकारी थे, ये क्या काम करते थे? आर्थिक गतिविधियों का संचालन के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे। इसके बाद हम देखते हैं सैन्य प्रशासन को। तो सैन्य प्रशासन का जो प्रमुख हुआ करता था उसे क्या बोलते हैं? सेनापति। लेकिन जब युद्ध होता था और युद्ध की स्थिति में सेना का जो नेतृत्व कौन करता था? वो होते थे नायक। इसके अलावा जो सैन्य प्रशासन था, सेना को 6 प्रमुख विभागों में बांटा गया था और उनमें मुख्य रूप से पैदल सेना शामिल होती थी, हाथी, रथ, अश्वसेना, यातायात और नौसेना को, उन विभिन्न विभागों को हम शामिल करते हैं। ध्यान रखिए 6 शाखाएं यहाँ सेना की थी और नौसेना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, नौसेना और यातायात सेना। इसके अलावा पैदल, हाथी, रथ और अश्वसेना भी आप यहाँ लिख सकते हैं अपने उत्तर में। अब बात करें, जो कौटिल्य ने भी यहाँ चतुरंग बल की बात कही है। सैन्य प्रशासन की जब आप बात करें तो कौटिल्य के चतुरंग बल वाले वाक्य को भी आप इसमें शामिल करें। तो कौटिल्य ने एक चतुरंग बल नामक सैन्य प्रशासन की बात भी कही है। इसके बाद बात करें गुप्तचर व्यवस्था की। तो मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था की बात करें तो 2 प्रमुख इसमें गुप्तचर संस्थाएं थी, एक तो संस्था और दूसरी संचार। संस्था नामक जो गुप्तचर थे वो एक स्थान पर रहकर ही अपना कार्य किया करते थे, जबकि जो संचार जो गुप्तचर थे वो साम्राज्य के विभिन्न भागों में घूम घूम कर गुप्तचरी का कार्य किया करते थे। तो 2 प्रकार के गुप्तचर संस्थाएं थी, एक तो संस्था और दूसरा संचार। इसके बाद बात करते हैं न्याय प्रशासन की। दोस्तों, न्याय प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासन है मौर्य साम्राज्य का। इसके अंतर्गत हम पहले देख लेते हैं कि अपने उत्तर में आपको लिखना है कि न्याय के स्रोत क्या थे, आखिर किन आधारों पर न्याय किया जाता था, न्याय कानून का आधार क्या थे। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन जो थे वो न्याय के स्रोत माने जाते थे। इसके अलावा दो प्रकार के न्यायालयों की बात यहाँ की गई है, उनका उल्लेख आपको जरूर करना अपने उत्तर में। एक तो धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरा है कंटक शोधन। जो धर्मस्थीय न्यायालय थे वो आज के दीवानी न्यायालयों के समान हुआ करते थे और जो कंटक शोधन न्यायालय थे वो थे फौजदारी न्यायालय। इसके अलावा न्यायपीठ प्रणाली भी उस समय प्रचलित थी, यानी कि एक से अधिक न्यायाधीश किसी मुकदमे की सुनवाई करते थे, जिसे आजकल हम जूरी प्रणाली कहते हैं, उसकी व्यवस्था भी हुआ करती थी। इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायाधीश की जहाँ तक बात है तो राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था, वही अंतिम रूप से किसी चीज़ पर निर्णय लेता था। इसके अलावा जो प्रमुख अन्य न्यायिक अधिकारियों की हम बात करें तो उनमें क्या क्या कौन कौन अधिकारी शामिल थे, उसमें राजयुक और व्यवहारिक को हम शामिल कर सकते हैं। इसके लिए जो स्थानीय और जनपद स्तर पर जो न्यायालय होते थे उनको हम क्या बोलते हैं? संग्रहण और द्रोणमुख। तो संग्रहण और द्रोणमुख किसे कहा जाता था? स्थानीय और जनपद स्तर के जो न्यायालय होते थे उन्हें कहा जाता था। इसके अलावा दंड व्यवस्था जो थी मौर्यों की बहुत ही कठोर व्यवस्था थी। हालांकि जब अशोक सम्राट बनते तो इसमें कुछ कमी, दंड कठोरता में कमी लाते हैं और इसे तो सरल बना देते हैं दंड व्यवस्था को। इसके बाद बात करें राजस्व प्रशासन की। तो राजस्व प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे समाहर्ता कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? समाहर्ता। और राजस्व के जो स्रोत थे उनमें दुर्ग, राष्ट्र, व्रज, सेतु, वन, खाने, आयात निर्यात आदि को हम शामिल कर सकते हैं राजस्व के स्रोत के रूप में।
इसके अलावा जो सन्निधाता एक नामक अधिकारी और होता था जो कि राजकोष का प्रमुख होता था। राजकोष संभालता कौन था? सन्निधाता नाम का अधिकारी राजकोष संभालता था। इसके अलावा बात करें नगर प्रबंधन की, मौर्य साम्राज्य के अंदर बड़े बड़े नगर थे, जैसे तक्षशिला की बात करें, पाटलिपुत्र की बात करें, उज्जैनी की बात करें, तो बड़े नगर हुआ करते थे और उन नगरों के प्रबंधन के लिए एक समितियां हुआ करती थी, 6 समितियां हुआ करती थी और हर समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। इस प्रकार से 30 सदस्यों का एक मंडल हुआ करता था। नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यों का एक मंडल हुआ करता था, यानी कि 6 समितियां और 5-5 सदस्य उनमें होते थे। ये जो समितियां थी क्या कार्य करती थी? समितियां कार्य करती थी उद्योग व शिल्प का कार्य, जनगणना का कार्य किया करती थी, विदेशियों के प्रबंधन का कार्य करती थी। इसके अलावा वाणिज्य, व्यापार, बिक्री कर और निर्मित वस्तुओं की देखभाल का कार्य ये समितियां किया करती थी। इसके अलावा जो नगर का जो प्रमुख होता था, नगर प्रशासन का जो अध्यक्ष होता था, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे नागरिक कहते हैं हम लोग। इसके अलावा जो इसकी सहायता के लिए 2 अधिकारी और होते थे, वो थे गोप और स्थानिक, जो नागरिक की सहायता के लिए होते थे और नगर प्रशासन को संभालते थे। इसके बाद बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन का, क्योंकि पूरे मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था, इसलिए उसे कई प्रांतों में बांटा गया था। मुख्य रूप से उसके 5 प्रांत यहाँ हम देख सकते हैं: उत्तरापथ, अवंतीपथ, दक्षिणापथ, मध्य प्रांत और कलिंग। ये 5 प्रांत प्रमुख प्रांत थे और इनके प्रशासन के लिए, इनका प्रशासन कौन संभालता था? इनका प्रशासन राजकुमार संभालता था, जिसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी और कुछ अधिकारी वर्ग हुआ करते जिन्हें हम अमात्य कहते हैं। इसके अलावा जो प्रांतीय अधिकारी हैं उनमें मुख्य रूप से हम धर्म महामात्रों और अमात्यों को उसमें हम शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आहार, प्रांतों को आहार तथा विषयों में विभाजित किया गया था। प्रांतों के नीचे क्या होते थे? आहार और विषय, जिन्हें आजकल हम जिले कह सकते हैं। तो प्रांतों का प्रशासन, प्रांतों का विभाजन आहार और विषय में किया गया था और उनके जो प्रमुख थे वो क्या कहलाते थे? उनके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। अब बात करें जनपद और ग्रामीण प्रशासन की, तो प्रांतों से नीचे क्या होते थे? जनपद और ग्रामीण। तो जनपद का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे क्या बोलते थे? उसे प्रदेष्ट। इसके जो प्रमुख अधिकारी थे प्रदेष्ट, राजुक और युक्त इसके प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, जिनके प्रमुख कार्य क्या है? भूमि, न्याय और लेखा कार्य का कार्य ये लोग करते थे। इसके अलावा ग्रामीण स्तर की बात करें तो ग्रामीण स्तर पर ग्रामिक नाम का अधिकारी हुआ करता था। ग्रामीण स्तर सबसे प्रमुख अधिकारी का नाम क्या है? ग्रामिक। इसके अलावा इन दोनों के मध्य, जनपद और ग्रामीण के जो मध्य अधिकारी हुआ करते थे उन्हें बोलते हैं गोप तथा स्थानिक, उन्हें हम कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज मौर्य साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, विस्तार से चर्चा कर ली है और मुझे लगता है कि आपके कोई प्रश्न अब छूटे नहीं होंगे और आपको विस्तार से इस टॉपिक को ढंग से समझ लिया होगा। तो आगे के भागों में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।